तो आज से जो है आधुनिक भारत के अंतर्गत टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ब्रिटिशर्स, है ना। जो पुर्तगाली और डच हमने कंप्लीट किए हैं आज से, और मान लीजिए यहीं से आपका मूल टॉपिक स्टार्ट है ना। तो आज से स्टार्ट हो रहा है आधुनिक भारत। और YouTube पर भी अभी तक जो इधर उधर के वीडियो जा रहे हैं, कभी गांधी कभी कुछ, यहाँ से जो है हर रोज़ विधिवत वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। तो आज से हमारा आधुनिक भारत के अंतर्गत टॉपिक जो आ रहा है उसका नाम है ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ये लोग कौन थे और कैसे आए, यहाँ से एक सीरीज में समझना चालू करेंगे। ना तो किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा अंदर घुसेंगे और ना ही किसी टॉपिक को छोड़ेंगे, है ना। बस सभी बातों को एक साथ जोड़ते हुए चलेंगे। तो बच्चा कहानी स्टार्ट होती है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी जब चल रही थी तो बच्चा जब भी 16वीं शताब्दी जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1501 से लेके 1599 तक का समय 16वीं शताब्दी कहलाएगा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना, उत्तरार्ध का मतलब समझिए यानी कि अंतिम सालों में। 16वीं शताब्दी के अंतिम सालों में क्या हुआ कि ब्रिटेन के बाज़ारों में भारतीय सामान पहुंचने लगा, है ना। ब्रिटेन के बाज़ारों में एशिया का सामान, एशियाई देशों का सामान पहुंचा, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर बच्चा ये सामान पहुंचा तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो भारत में जाने के लिए व्याकुल होने लगे कि हमें भारत पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी बिचौलिए उनसे फ़ायदा कमा रहे थे। जैसे पुर्तगाली लोग भारत में आते थे, यहाँ से सामान खरीदते और यूरोप के तमाम बाज़ारों में उन्हें सप्लाई करते थे। वही व्यापारी क्या कर रहे थे, ब्रिटेन में भी सप्लाई कर रहे थे। अब ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो इन व्यापारियों से माल खरीदें और फिर जाके अपने यहाँ पर बेचे। ये घाटे का सौदा था। अब इसको यदि फ़ायदे में बदलना है तो ज़रूरी है कि उस जगह पहुँचा जाए मेन मंडी में जहाँ से ये पुर्तगाली लोग सामान लेकर आ रहे हैं या डच लोग सामान लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ तक तब ऐसा था नहीं कि गूगल पे डालो इंडिया या भारत जाने का रास्ता, उसने बता दिया ऐसे जहाज़ लेके चले जाओ, नहीं था। इसके लिए एक नक्शा होता था, वो बच्चा नक्शा सबके पास नहीं होता था। अब इन्हें वो नक्शा नहीं था इनके पास, इन्हें चाहिए था वो नक्शा, और उस नक्शे के बिना ये भारत नहीं पहुंच सकते थे। और उनकी इस कमी को एक लुटेरे ने पूरा कर दिया। घटना है 1578 की। 1578 में समुद्री लुटेरे ने एक पुर्तगाली जहाज को लूटा। एक पुर्तगाली जहाज को लूटा। किस सन में? 1578 में पुर्तगाली जहाज को लूटा। और ये जहाज लिस्बन की ओर जा रहा था। कहाँ? लिस्बन की ओर जा रहा था। और इस समुद्री लुटेरे का नाम था सर, या सर इनके सामने काय का, फ्रांसिस ड्रेक। क्या नाम था? फ्रांसिस ड्रेक। तो ये फ्रांसिस ड्रेक नाम का जो ब्रिटिश एक लुटेरा था, इस लुटेरे ने इस जहाज़ को लूटा और इस लूट में उसे एक नक्शा प्राप्त हुआ। और उसको समझते देर नहीं लगी कि ये नक्शा उसी जगह का है जहाँ से ये जहाज़ आ रहा है। चूँकि ब्रिटेन और पुर्तगाल की लैंग्वेज में भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था कि वो उस नक्शे को पढ़ ना सके, वो समझ गया ये इस नक्शे की ब्रिटेन के व्यापारियों के बीच में बड़ी तगड़ी मांग है। और उसने ले जाके ये नक्शा ब्रिटेन के व्यापारियों को बेच दिया।
और ये नक्शा उसने क्या किया, ब्रिटिश व्यापारियों को बेच दिया। यहाँ से बच्चा वो बात भी पूरी हो गई जिसकी इन्हें उम्मीद थी, ब्रिटिश व्यापारियों को बेच दिया। उम्मीद नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे चाह थी, है ना। और जहाँ चाह है वहाँ रहा। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, है ना, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती। भरोसा मत कर लेना इस बात का, समझ रहे हैं ना। पूरी दुनिया, घर वाले बाहर वाले, है ना, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं फिर कि बाकी काम बाद में, पहले ये तोड़वाओ। समझ रहे। ब्रिटिश व्यापारियों को बेच दिया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, इन व्यापारियों ने इसी नक्शे की दम पे व्यापारियों ने कंपनी बनाई। अब देखो बच्चा, कंपनी का मतलब ये नहीं होता कोई कारखाना बनाया। कंपनी का हिंदी में मतलब क्या होता है, सहभागिता ही तो होता है। कह रहे हैं ना कि अकेले पीने में मज़ा नहीं आ रहा, कंपनी दो। चाय पी रहे कहीं बैठ के, तो क्या कंपनी दो आके। तो व्यापारियों ने कंपनी बनाई और इस कंपनी का ही नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। समझना, एकदम क्रमिक चरण से समझते हुए चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम हो गया। अब इन लोगों को अपने देश के राजा से परमिशन चाहिए थी इस पूर्व की तरफ व्यापार करने की। तो इन्होंने क्या किया, महारानी एलिजाबेथ ने, यही उस समय क्राउन थी, महारानी एलिजाबेथ ने परमिशन दी। किसके द्वारा, एक चार्टा के द्वारा परमिशन दी। चार्टा मानी होता है बच्चा, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है चार्टा, जिसका मतलब होता है किसी पेपर पर लिखी हुई कोई महत्वपूर्ण बात, है ना। इसी से बनेगा चार्टर। तो आगे आप जब वो भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें चार्टर एक्ट आएंगे, तो वो चार्टर जो शब्द है वो चार्टा से ही बना है ना। आप लोग भी तो चार्ट बनाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ज़रूरी बातों को ही उसमें लिखना, उसमें आला माला झाला नहीं लिखा जाता है। तो एक चार्टा के द्वारा परमिशन दिया। अच्छा, सिर्फ परमिशन नहीं दिया बल्कि और क्या दिया, 15 वर्षों का एकाधिकार भी दिया। 15 वर्षों का एकाधिकार, ये बात बहुत बार पूछी गई है कि कितने वर्षों का एकाधिकार मिला था। अच्छा, एकाधिकार मानी पेटेंट, एकाधिकार मानी क्या दिया, क्यों दिया, क्योंकि अब इन व्यापारियों का कहना कि अपनी जान पे खेल के ये नक्शा लाएं हम, भारत जाकर पुर्तगालियों से, डचों से लड़ें हम, और एक बार जो रास्ता खुल जाए तो फिर चाहे कोई फ़ायदा उठाए। ऐसा कैसे, हम शुरू कर रहे हैं, हमारी लागत ज़्यादा है तो पहला फ़ायदा हम लेंगे। और इसी वजह से क्या मिलता है, एकाधिकार। जैसे सोच के देखिए, ये मार्कर है, इस मार्कर का बेसिक कीमत 25 रुपया है, लागत तो वही होगी 10 रुपया 12 रुपया, समझ रहे हैं ना। लेकिन सोच के देखो, जब इतनी सी चीज़ नहीं थी तो बोर्ड पर लिखने में कितना तकलीफ होता होगा, है कि नहीं। अब इसको किसी ने बनाया, कितना दिमाग, कितना मेहनत लगाया, अपने जीवन का कितना साल दे दिया इसमें, इसके बाद उसको सिर्फ 25 रुपया मिले तो कोई मतलब निकला। तो वो गवर्नमेंट उसके लिए व्यवस्था करती है कि भैया अगले 10 साल तक अगर कोई ये मार्कर दूसरा बनाएगा तो हम उसको सजा देंगे, ये मार्कर सिर्फ तुम बनाओगे, अब हम इसको 25 का नहीं 200 का बेचेंगे। समझ, ये एकाधिकार होता है, समझ गए ना। हाँ, ताकि उसको उसकी कीमत मिल सके, टैलेंट का जो है मज़ा है। तो 15 वर्षों का एकाधिकार मिला। और ये सारा जो प्रकरण है ये किस दिन हुआ था, 31 दिसंबर, कब, 31 दिसंबर सन 1600 में। कब हुआ था, 31 दिसंबर सन 1600 में हुआ था। और एक चीज़ याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में बच्चा 2 दल बनाए गए थे। एक दल का नाम था स्वामी मंडल और एक का नाम था संचालक मंडल। ये हम आपको समझाएंगे अभी समय अलग से बताकर। अभी इतना समझ लीजिए कि इसमें 2 ग्रुप थे। ये ग्रुप जो होता था ये सभी शेयर धारक थे इसमें,
जितने शेयर धारक हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते थे? स्वामी मंडल। इन स्वामी मंडल में होता था चुनाव, जैसे प्रधानी का होता है ना, ऐसा चुनाव होता था। और चुनाव में से करीब 25 लोग चुने जाते थे, जो होते थे क्या? संचालक मंडल में कंपनी से जुड़े हुए निर्णय लेते थे। कौन? संचालक लोग। बात समझ में आई? अगर कभी भविष्य में कोई पूछ दे कि इनको चुनता कौन था, जिसकी साझेदारी 500 पाउंड से ऊपर की थी, ऐसा कोई भी व्यक्ति वोट डालकर इन लोगों को चुनता था। तो ये तो कंपनी का एक सिस्टम था। अब कंपनी के सिस्टम में संचालक मंडल का अपना वेतन होता था, वो वेतन मिलेगा, शेष जिसका जैसा हिस्सा उसको वैसा फायदा बांट दिया जाएगा। तो बड़ी ही सहज नीति से कंपनी बनाई गई थी, और इसीलिए ये पुर्तगाली कंपनी पर या डच कंपनी पर भारी पड़ी। अब ये यहाँ से आगे बढ़े, 1600 में परमिशन लेकर आगे बढ़े। और याद रखना, फॉर एकदम बता देते हैं, 1609 में इनका परमिशन यानी कि एकाधिकार बढ़ा दिया गया। 1609 में बच्चा इनका एकाधिकार जो है वो बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया था? असीमित समय के लिए, यानी कि अनिश्चित काल के लिए, है ना, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1600 के बाद जब ये आगे चले तो देखिए यहाँ पर ये 1601 से 1603 तक, इतने समय तक बच्चा ये भारत में नहीं आए। ये पहुँचे थे 1601 से 1603 तक इंडोनेशिया में। 1601 से 1603 तक कहाँ रहे? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में इन्होंने अपनी कोठी बनाई, और यहीं पर क्या किया? कोठी बनाई इंडोनेशिया में। और यहाँ से इन्होंने मसाले का व्यापार किया। ठीक है, क्या किया? मसाले का व्यापार करना आरंभ किया ब्रिटिश लोगों ने। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, ब्रिटिश लोग कब 16वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ के बाज़ारों में सामान पहुँचा। 1578 में एक लुटेरा था फ्रांसिस ड्रेक, उसने लिस्बन की ओर जाता हुआ एक जहाज़ लूटा, जिसमें उसे नक्शा मिला। ये नक्शा उसने कंपनी कुछ लोगों को बेचा, इन्होंने कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, और महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टा के द्वारा इसको परमिशन दे दिया। 15 वर्षों का एकाधिकार भी दे दिया। 31 दिसंबर 1600 को ये सब हुआ था। एकाधिकार को बढ़ा के 1609 में अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। कंपनी का निर्माण जान लो, एक स्वामी मंडल था, एक संचालक मंडल था। स्वामी मंडल में शेयर धारक थे, और इन्हीं में से 25 लोग चुने जाते थे संचालन मंडल के लिए। 1601 से 1603 तक ये इंडोनेशिया में रहे। यहीं पर इन्होंने जो है संभवतः एक बोस्टन नाम की जगह पर कोठी बनाई थी, और यहाँ से ये मसाले का व्यापार कर रहे थे। यानी इनकी प्राथमिकता भारत ना होकर के क्या था? इंडोनेशिया। भारत ये आए थे कपड़े के लालच में। ठीक है ना, इसको हटा दिया जाए, इसको थोड़ा रोक दीजिए। अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि 1601 से लेकर के 1603 तक इन लोगों का व्यापार कहाँ पर रहा है? इंडोनेशिया, है ना। कहाँ पर व्यापार है? इंडोनेशिया। और इसके बाद जो है यहाँ से व्यापार है इनका मसाले का। अब इनका ध्यान गया भारत की तरफ, मोस्टली कपड़े के लिए। भारत की तरफ ध्यान कपड़े के व्यापार के लिए गया, कपड़े के व्यापार हेतु गया, है ना। और अच्छा, कपड़े के लिए अगर व्यापार करना है तब फिर भारत में एक ही जगह थी जहाँ से इन्हें व्यापार करना था, और वो जगह थी सूरत। और सूरत में उस समय पुर्तगाली और डच दोनों ही थे, है ना। हाँ, तो देखो अब यहाँ से ये लोगों ने विचार किया भारत में आने का, और भारत में इन लोगों को कहाँ पहुँचना था? सूरत। तो देखो बच्चा 1608 में, है ना, तो कितना भी मार्कर चेंज करो सब में एक ही कलर रहता है। 1608 में हॉकिंस, 1608 में बच्चा हॉकिंस भारत के
सूरत बंदरगाह पर आया। ठीक है, सूरत बंदरगाह पर आया। अच्छा, अब एक बात आती है कि ये किस जहाज़ से आया, तो जानना हेक्टर जहाज़ से आया। ठीक है, हेक्टर जहाज़ से ये भारत आया। अब यहाँ से ये सूरत में था, देखो उतरा ये कहाँ पर, सूरत में, और सूरत से गया बच्चा आगरा, क्योंकि उस समय आगरा जो है ये मुग़ल राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर जो है जहांगीर का शासन था, यहाँ का राजा था जहांगीर, और जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, है ना। हाँ, तो आगरा में जहांगीर के पास पहुँचा तो देखिए जहांगीर के दरबार में इसने क्या किया कि जहांगीर के दरबार में इसने शुद्ध, या शुद्ध ना कहो तो लगभग जो है फारसी में बात की। अब ये बाहर से आया और यहाँ बात किस में कर रहा है, फारसी में जो है इसने बात की। इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ और जो है जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे दी कि तुम इंग्लिश है और फारसी बोलता है, तो तुम कौन है, इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। ठीक है, इसके बाद देखिए, लेकिन जो ये चाहता था वो इसे नहीं दिया गया, यानी इसको फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिली। तो यहाँ पर इसको जो नहीं मिला वो देखिए, फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिली। अच्छा, ये परमिशन न मिलने के पीछे बच्चा एक बहुत ख़ास बात थी, और वो थी पुर्तगालियों का खौफ। परमिशन नहीं मिली, है ना। कहाँ पर, सूरत में। सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि इस समय जो पुर्तगाली लोग थे उनका अच्छा खासा बोलबाला था मुग़ल दरबार में। अच्छा, मुग़लों की एक ख़ास बात थी कि मुग़ल जो शासक थे वो तो व्यापारियों को परमिशन दिया करते थे व्यापार करने की, लेकिन इनके घर की जो महिलाएं हुआ करती थी वो अपने जहाज़ चलवाती थी, अपना व्यापार करती थी। नूरजहां के खुद के कई जहाज़ चलते थे, और वो सभी के सभी जहाज़ पुर्तगालियों को टैक्स दे के निकलते थे। आपको हमने बताया है कार्टेज अल्मेड़ा व्यवस्था। तो इसके बाद क्या हुआ, अच्छा, ये हॉकिंस जो है पूरी तरह से एक कैलकुलेशन करके मुग़ल दरबार में पहुंचा था। फारसी सीख ली थी, कमज़ोरी और मजबूती सब कुछ जान के तब पहुंचा था। लिहाजा इसने जुगाड़ लगाना चालू किया, कहाँ पर, जनान खाने में, यानी महिला वर्ग में जुगाड़ लगाना चालू कर दिया कि हम जो है पुर्तगालियों से टक्कर ले सकते हैं, तुम्हारे जहाज़ फ्री करवा सकते हैं, तुम हमें यहाँ पर व्यापार करने की और फैक्ट्री लगाने की परमिशन दिला दो। तो अच्छा, लेकिन जब अभी परमिशन इनको नहीं मिली तो याद रखना ये लोग निकल गए दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ गए, और दक्षिण भारत में इन्होंने मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई, स्थायी फैक्ट्री। मुसलीपट्टनम में स्थायी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, अगर ना दिख रहा हो तो हम हो जाते हैं साइड। कब, किस सन में लगाई, 1911 में। मुसलीपट्टनम में 1911 में स्थायी फैक्ट्री लगाई। याद रखो, अगर पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने भारत में पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई तो आंसर क्या है, मुसली। लेकिन अच्छा सॉरी 1911 हो गया, 1611 है, फ्लो में हो गया। अब यहाँ पर देखो, हालांकि उन्होंने बच्चा 1608 में सूरत में एक अस्थाई फैक्ट्री लगाई थी, सूरत में एक अस्थाई फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन इसको भी जहांगीर ने हटवा दिया था। अस्थाई फैक्ट्री लगाई थी।
है ना, क्योंकि जो है पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भरे थे, इस वजह से उसने इसे भी हटवा दिया। इन लोगों ने 1611 में यहाँ पर अपना काम किया। अब देखिए 1611 में यहाँ इन्होंने फैक्ट्री लगाई और वहाँ एक और कांड हुआ, वो था 1611 में ब्रिटिशर्स ने, अब ये कौन ब्रिटिशर्स था, या नाम याद रख लेना, इसका नाम था मिडल्टन। ठीक है ना, ब्रिटिश जो है क्या कहते हैं, जहाजी, ब्रिटिश जहाजी मिडल्टन ने पुर्तगाली बेड़े को पटक दिया। पुर्तगाली बेड़े को गुजरात के समीप एक जगह पड़ती थी सलोल में, और ये जगह कहाँ पर थी, हिंद महासागर में पराजित किया, बुरी तरह क्या किया, पराजित किया। किसने, एक ब्रिटिश जहाजी जो था, कप्तान था ये जहाज का, नाम मिडल्टन था। इसने पुर्तगाली बेड़े को वहाँ पर गुजरात के समीप हिंद महासागर में डुबो दिया। अब देखिए वहाँ पर है तो अरब सागर ना, लेकिन अरब सागर हिस्सा किसका, हिंद महासागर का। तो यहाँ पर क्या किया, इनको डुबो दिया। ये खबर सुनकर मुग़ल दरबार में ये बात पहुँच गई कि ब्रिटिशर्स जो हैं इनका नेवी पुर्तगाली नेवी से ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, मुग़ल लोग भी पुर्तगालियों का कोई जवाब ढूंढ रहे थे, क्योंकि पुर्तगाली मुग़लों पर हावी होते जा रहे थे। वो बताया ना कि अकबर को भी सिर्फ साल में एक कार्टेज फ्री मिलता था, यानी अकबर के जो जहाज़ चल रहे थे उनमें से सिर्फ एक जहाज़ फ्री निकलता था साल में, बाकी अकबर से भी ये टैक्स लेते थे। तो इस वजह से मुग़ल ढूंढ रहे थे कोई इनका उत्तर, और उनको वो उत्तर ब्रिटिशर्स के रूप में दिखने लगा। और इधर जो है नूरजहाँ के जो जहाज़ थे वो समझ गए कि ये मेरे जहाज़ को सुरक्षा दे सकते हैं, और इसके बाद जहांगीर के यहाँ से परमिशन मिल गया सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने का। 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगा दी गई। ये नोट कर लिया क्या? देखो तो बताओ बात कहाँ तक समझा दी गई है? बात बच्चा बता दी गई है 1608 तक की, नहीं 1613। अच्छा, तो वो बता दिया ना, पुर्तगाली पराजित हो गए। अब देखो 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगा दी, है ना, सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगा दी। अब देखिए जब इन्होंने जो है स्थायी फैक्ट्री लगा दी सूरत में, उसके बाद एक तरीके से ये मान लो कि पुर्तगालियों का खात्मा होना यहाँ से चालू हो गया था। इसके बाद इन्होंने औरमुर्ज पर भी अधिकार कर लिया। औरमुर्ज पर जब इन्होंने अधिकार किया तब जो है बिल्कुल जो है वो पुर्तगाली लोग कमज़ोर पड़ गए। इसके बाद देखिए एक और टॉपिक है यहाँ पर, टॉमस रो, है ना, ये भारत आया। जब जो है 1608 में उसको परमिशन नहीं मिला हॉकिंस को, तब वहाँ से भेजा गया किसको, टॉमस रो को। प्रिंस ऑफ वेल्स की बहन इसको ईमानदार व्यक्ति के नाम से कहती थी, यानी बहुत अच्छा आदमी। तो टॉमस रो 1615 में भारत आया, है ना। और जब बच्चा ये भारत आया तो सबसे पहले सूरत पहुंचा, और सूरत से इसका प्लान था आगरा जाने का, लेकिन इसे पता चला कि जो जहांगीर है वो इस समय अजमेर की यात्रा पर है। तो ये सूरत से कहाँ गया, जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा। ठीक है, जहांगीर से
मिलने अजमेर पहुंचा। इसका उद्देश्य क्या था? ये एक राजदूत की हैसियत से आया था, है ना। टॉमस रो एक राजदूत की हैसियत से आया था और यह एक व्यापारिक संधि करना चाहता था। इसका उद्देश्य क्या था? व्यापारिक संधि करना। तो यहाँ इससे मिलने के बाद ये काफ़ी समय तक इसके साथ रहा, लेकिन यह बच्चा कोई व्यापारिक संधि न कर सका, व्यापारिक संधि नहीं कर सका। हाँ, इसने कई प्रकार की छूट प्राप्त की, नहीं कर सका, परंतु कई प्रकार की छूट प्राप्त की। यही छूट जो है इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। कई प्रकार की छूट प्राप्त की। अच्छा, इतने प्रकार की छूट प्राप्त की कि टॉमस रो की यात्रा को एक सफल यात्रा माना गया। तो इसी आधार पर कभी प्रश्न बनता है तो हम उसमें सही कर देते हैं कि हाँ, वह व्यापारिक संधि करने में सफल रहा, जबकि आपको याद रखना है कि वो व्यापारिक संधि में सफल नहीं रहा। हाँ, उसने कई प्रकार की छूट प्राप्त कर ली थी। तो ये तो सिस्टम हो गया किसका? टॉमस रो का। इसके बाद देखिए, अब इधर जो अंग्रेज़ हैं, इन्होंने इनको ख़त्म करना चालू कर दिया है और 1627 में होगली में, ठीक है ना, 1627 में हुगली में पुर्तगालियों को पुनः पराजित किया। पुर्तगालियों को पुनः पराजित किया और इसके बाद 1630 में मुगल सेना ने पुर्तगालियों को पराजित किया। ठीक है, मुगल सेना ने पुर्तगालियों को पराजित किया उसी जगह हुगली में ही, है ना। अब देखिए, यहाँ से आगे एक बात को समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में आए थे किसके लिए? कपड़े का व्यापार करने के लिए सूरत में आए थे। अब सूरत में आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ पर परमिशन लेना ज़रूरी है। परमिशन लेने के लिए वो जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि पुर्तगालियों का पूरे तौर से बोलबाला है, लेकिन उनके जो है पास एक कमजोरी मिल जाती है कि अगर किसी तरीके से मुग़ल महिलाओं के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि उनके जहाज़ ब्रिटिश के संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे तो हमारी बात बन सकती है। और इसको पूरा करता है मिडलटन, जो एक पुर्तगाली बेड़े को डुबो देता है कि नहीं। यहाँ से अब इनका जो है स्थायित्व आना चालू होता है। सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है और टॉमस रो भारत में आकर के रही सही कसर को पूरा कर देता है। यानी कि अब जो उत्तर भारत है, इसमें गुजरात में 1623 तक आते आते कंडीशन ये बन गई थी। ये देखिए 1627 चल रहा है ना, 1623 में गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच और नीचे मुसलीपट्टनम, इन 5 जगहों पर ब्रिटिशर्स के गढ़ बन चुके थे। इसके बाद अब दूसरा टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आप पहला जानेंगे गोल्डन सर्टिफिकेट या जो है सुनहरा फरमान, गोल्डन ऑर्डर या सुनहरा फरमान जानेंगे। ये वलिद कौंडपुर के शासक से एक फरमान प्राप्त कर लेंगे कि वहाँ पर 500 पैगोड़ा वार्षिक देने पर जो बंदरगाह का कर होता है उससे मुक्ति पाएंगे, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि ये चंद्रगिरी के शासक से मद्रास लीज पर ले लेंगे। जब इनको मद्रास लीज पर मिल जाएगा, अब यहाँ से देखिए पहला व्यापार अब चालू कर देंगे, क्या? लीज पे लेना। फिर ये कलकत्ता में जाएंगे और वहाँ का जो सूबेदार है अजीमुर शाह, उससे कहेंगे कि हमें 3 गांव दे दो भैया। 1200 में वो 3 गांव इनको दे देगा। कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुर, ये तीनों की जगह पर कलकत्ता नाम का एक जो है शहर बना देंगे। बात समझ में आई। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि फिर पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय के साथ और इनको बम्बई मिल जाएगा
दहेज में। 1668 में वो कंपनी को दे दिया जाएगा और यहाँ से कंपनी का ही एक आदमी अंगियार वहाँ पर बम्बई शहर बसाएगा सालसेट द्वीप पर, और वहाँ पर जो है एक किला बनाया जाएगा फोर्ट विलियम। एक फोर्ट विलियम बना बम्बई में, एक फोर्ट विलियम बना कलकत्ता में, और यहाँ के बाद एकदम से कहानी बदलेगी और बन जाएगा टॉपिक बंगाल के नवाब वर्सेस कंपनी, है ना। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक, इसके आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे, जिसमें हम ये आज जो हमने बताया इन टॉपिक को विस्तार देंगे, और उसके बाद फिर हम बंगाल की सैर पर चलेंगे। यहाँ से अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग सीधे पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर।